हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋषि भारद्वाज। पिछले वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे थर्ड यूनिट ऑफ द 11th केमिस्ट्री, और उसमें हम मेंडलीव के क्लासिफिकेशन तक हमने पढ़ लिया था। हमने जो उसके टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज थी उसको स्टडी किया था कि उसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें हम ग्रुप कहते थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें हम पीरियड कहते थे, और हर ग्रुप को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, ए और बी। ग्रुप ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते थे उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स या एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो सब ग्रुप बी था उसके अंदर थे ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, ये जो ग्रुप ए है इसमें देखिए जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो अब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कहलाती है अल्केलाइन अर्थ मेटल। ये भी हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आती है। और इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ग्रुप बी के अंदर, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो हर ग्रुप को उन्होंने दो सब ग्रुप में डिवाइड किया, एक ग्रुप को छोड़कर। कौन से को? ग्रुप 8। जो ग्रुप नंबर 8 था, इसमें उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड करने की जगह तीन तीन एलिमेंट्स के जो ट्राइड थे वो रखे। आप देख रहे हैं ट्राइड, जैसे यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। सो ग्रुप 8 कंटेन्स triads of the elements. So all groups are further divided into subgroups called A and B, except group 8 in which elements are arranged in triads. उसके बाद नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, और ये जो ग्रुप 0 आप देख रहे हैं इसको ऐड किया गया ग्रुप 8 के बाद। तो नोबल गैसेस थी वो आपके इस ग्रुप 0 के अंदर रखी गई, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी आपकी इसके अंदर रखी गई। इसके अलावा लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड, इनको इस टेबल के नीचे रखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके लिए इस टेबल में जगह नहीं बन पाई, और ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, लिमिटेशन भी है। वो नीचे जो दो रो आप देख रहे हैं एलिमेंट्स की, इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड और इसको एक्टिनाइड सीरीज। आइए इसके बाद अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन की उसके क्या क्या फायदे थे। तो सबसे पहला था कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिकेम इजी। अब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कोलेक्टिवली स्टडी करना इजियर हो गया। कैसे? देखिए, जैसे यहां पर इस ग्रुप ए में जो फर्स्ट ग्रुप है उसके सब ग्रुप ए में यहाँ पे आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी के ऑक्साइड का फॉर्मूला हम देख सकते हैं, मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज को हम ग्रुप वाइज स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अगर लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करना है तो आप देख सकते हैं कि इनके जो ऑक्साइड के या हाइड्रोक्साइड के जो फॉर्मूले हैं, इनको कंपेयर करके इनको हम इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं। So now it becomes easier to compare the studies, to compare the properties of the elements. So second, elements having similar properties are placed in same group, and it was easy to compare and predict their properties.
हम उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली कंपेयर भी कर सकते थे और प्रेडिक्ट भी कर सकते थे। प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे जो लिथियम के हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा वही सोडियम का होगा, वही पोटेशियम का, वही रुबिडियम का, वही सीजियम का। तो इनके फॉर्मूले हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, हम एज ए ग्रुप इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे एक यूनिक चीज मैंडलीव ने की वो क्या थी कि उन्होंने ना सिर्फ उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जो उस टाइम नोन थे, प्रेजेंट थे, बल्कि उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिए और कहा कि इस जगह पे इस एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्साइड का फॉर्मूला उसका और ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया और बताया कि इन प्रॉपर्टीज का एलिमेंट यहाँ पर डिस्कवर होगा। तो उन्होंने जैसे एल्यूमिनियम के बाद जगह छोड़ दी और जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका एटॉमिक मास 68, डेंसिटी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा और वहां पे खाली जगह छोड़ी। बाद में वहां पर क्या है, एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम। आप देख सकते हैं उसका एटॉमिक मास कितना था, 70, नियरली सेम द एटॉमिक मास प्रेडिक्टेड बाय द मेंडलीव। डेंसिटी approximate same, melting point of gallium is very very low and the formula of oxide and chloride is similar। इसी तरह उन्होंने सिलिकॉन के बाद जगह छोड़ी जहां पे जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। So he not only classified the element present at that time and but also predicted the properties of some unknown elements and left some blank spaces for them। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने ना सिर्फ पीरियोडिक टेबल डिजाइन की बल्कि एक ज्योतिषी का भी काम किया और कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया और उनके लिए ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक वेट ठीक किया। देखिए जैसे उस टाइम जो बोरोन था उसका एटॉमिक वेट था 13.5। तो एटॉमिक वेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता था, उसकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई किया जाता था उसके इक्विवेलेंट वेट से। तो बोरोन की वैलेंसी उस टाइम जो कैलकुलेट की गई थी वो थी 3 और उसका जो एटॉमिक वेट था, इक्विवेलेंट वेट था वो था 4.5। तो उसका जो एटॉमिक वेट आता था 13.5। तो 13.5 वेट के हिसाब से अगर हम देखें तो बेरिलियम की जो जगह बनती है वो कहाँ बनती है, देखिए कार्बन का कितना होता है 14, ठीक है, और बोरोन का 11, इसको और नाइट्रोजन का 14 और कार्बन का 12। तो इसकी जगह कहाँ बनती है, कार्बन का 12, उसके बाद 13.5 बेरिलियम और फिर नाइट्रोजन। लेकिन दिस वाज नॉट द सुटेबल प्लेस फॉर बेरिलियम। तो उन्होंने क्या किया, इसकी जो वैलेंसी थी उसको ठीक किया, उसको करेक्ट किया 2। अब इसका एटॉमिक वेट क्या हो गया 9, 2 इंटू में 4.5। अब इसका जो प्लेस है प्रॉपर है, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11। तो इसी तरह से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट गलत थे उनको सही किया, करेक्ट किया। atomic weight of some elements were corrected। Atomic weight of boron was calculated to be 3 into May 44 4.5 is equal to 13.5 by considering its valency 3 was correctly calculated considering its valency 2। तो ये सारे फायदे थे, सिग्निफिकेंस थे हमारे पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। लेकिन जैसा कि होता है हर चीज में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी चीज आपकी परफेक्ट नहीं होती है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी कुछ कमियां निकली, आइए हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब की प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती है, मिलती है। कॉपर, सिल्वर,
गोल्ड, इनकी भी मिलती है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज इनमें से किसी से भी रिजेंबल नहीं करती हैं। और इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे अकेला ऊपर रखा हुआ है। सो hydrogen placed in group first A, while its properties resemble both with alkali metals first A and halogen in group 7A। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो अल्कली मेटल से भी मिलती हैं और हेलोजन से भी मिलती है, लेकिन इसको कोई प्रॉपर प्लेस असाइन नहीं हुआ, इसे यहाँ पर ऊपर अकेला रख दिया गया। इसी तरह इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल दोनों से नहीं भी करती हैं। सो आप ये कह सकते हैं इसकी जो पोजीशन है वो एनॉमलस है, एनॉमलस थी और इसको प्रॉपर प्लेस असाइन नहीं हुआ। दूसरा देखिए कि कुछ मैंडली ने कहा कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मींस ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड था वो किस पे था? एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज करने में। लेकिन कई जगह पे उन्होंने जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट ज्यादा था उसको पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया, और इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। Some elements with higher atomic mass were placed before elements with lower atomic mass without any explanation। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आयोडीन और ये टेलुरियम। तो टेलुरियम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, वो है 128 और आयोडीन का 127। तो आयोडीन को पहले आना चाहिए था, लेकिन पहले यहाँ पे किसको रखा हुआ है? देखिए टेलुरियम को, और इसके लिए उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। दूसरा, अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अनुसार अरेंज करते हैं तो आइसोटॉप्स जो हैं वो भी इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि आइसोटॉप क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कार्बन है, उसके 3 आइसोटॉप है, एक का मास 12 है, दूसरे का 13, तीसरे का 14। तो फिर उनको भी पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग मास, isotope should be placed in the periodic table, but he did not specify any space for isotope। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल में कोई भी आइसोटॉप इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा मोस्टली जगह पे तो क्या था, सिमिलर एलिमेंट्स को एक जगह रखा हुआ था, डिसिमिलर को अलग अलग। लेकिन कुछ जगहों पे सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप एंड एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जैसा कि आप देख सकते हैं अल्कली मेटल in group first A and coinase metal in group first B। देखिए यहाँ पर ये अल्कली मेटल्स हैं और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है? कोइनेज मेटल। कोइनेज मेटल का मतलब क्या है? जिनसे कॉइन्स बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। तो अल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल की प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल नहीं करती। कॉइनेज मेटल्स आर वेरी हार्ड मेटल्स। आप देखते हैं सिक्के जो होते हैं काफी हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो अल्कली मेटल्स है, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट इवन विद नाइफ। इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत लो होते हैं, जबकि जो कॉइनेज मेटल है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन इनको फर्स्ट ग्रुप में एक साथ रखा हुआ है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये मरकरी यहाँ पर है और ये कॉपर यहाँ पर, दे आर इन डिफरेंट ग्रुप। Means they should have different properties, but actually they have similar properties, but they are placed in different group. So the next defect of the Mendeleev periodic table is that elements with different properties were placed in same group and similar elements were placed in different group। तो जो सेम थे उनको अलग अलग जगह पे रख दिया और जो जिनकी प्रॉपर्टीज अलग थी उनको एक ही जगह पे रख दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 8th ग्रुप है उसमें क्या है? ट्राइड्स रख दिए गए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। सो द नेक्स्ट डिफेक्ट, नो प्रॉपर प्लेस इज असाइन्ड टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8 which are arranged in triads। Lanthanides
and actinides are placed into separate row at the bottom of periodic table. और जैसा कि आप देख सकते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इनके लिए कोई भी पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं बनी और उन्हें दो सेपरेट रोज में नीचे रख दिया गया। तो ये सब क्या थे आपके डिफेक्ट्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। आइए इन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन, एलिमेंट्स हैविंग higher mass is placed before elements having lower mass. No place is left for isotope. At some places, similar elements were placed in different groups, while elements with different properties are placed in same group. In eighth group, elements are arranged in triads, and the last lanthanide and actinide are placed into separate rows at the bottom of periodic table. तो अब तक जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितने भी क्लासिफिकेशन हुए सब में कोई ना कोई कमी निकली। there was no perfect classification. तो ये सोचा जाने लगा कि इसका मतलब ये है कि अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन हुए थे वो किस बेस पर हुए थे, किस प्रॉपर्टी के बेस पे हुए थे, वो थी हमारी एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन में कमी निकल रही है तो इसका मतलब जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है वो सही नहीं है। जैसे कि हम कोई पेड़ लगाते हैं और अगर वो प्रॉपर फ्रूट या फ्लावर उस पर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, या तो हमारी देखभाल में कमी है, और अगर हम देखभाल भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, एनवायरनमेंट भी सुटेबल, तो इसका मतलब क्या है कि जो सीड हमने यूज किया है वो प्रॉपर नहीं है, कोई ना कोई कमी उसके अंदर है। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन का जो सीड था, जो बेस था, वो क्या था, एटॉमिक मास। तो अब ये सोचा जाने लगा कि कोई और प्रॉपर्टी देखी जाए जिसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाए। तो इस चीज को आगे बढ़ाया एक साइंटिस्ट थे हमारे मोज़ले। In 1921, Moseley concluded that atomic number is a more fundamental property of classification of elements than its atomic weight. This conclusion put the foundation of modern periodic law. तो जो मोज़ले थे उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सरेज जो थी उनको प्लॉट, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको प्लॉट किया था एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। तो उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर इज मोर सुटेबल, a fundamental property for classification than atomic weight. तो इसके बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया जो कहता है इट स्टेट्स दैट the physical and chemical properties of element is periodic function of their atomic number. मेंडलीव क्या कहता था, periodic function of their atomic weight. So physical and chemical properties of a element is periodic function of their atomic number. That is, when elements are arranged in their increasing atomic number, the properties of elements are repeated after certain regular intervals. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अनुसार रखते हैं तो सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद या सर्टेन एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है, एलिमेंट्स की रिपीट होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद या जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एक आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद रिपीट क्यों होती हैं। तो उसका जो रीजन माना गया वो ये था कि द cause of periodicity in properties is due to repetition of similar outer electronic configuration after certain regular
इंटरवल्स। तो इसका रीजन ये था कि जो एलिमेंट्स एक जगह पे ग्रुप हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती हैं, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम है। अभी हम इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखिए, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये लिथियम और ये सोडियम। अब लिथियम का सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका कितना होता है आपका 3। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 9th के हिसाब से भी लिखें तो कितना बनता है 2 1। और सोडियम का देखिए 2 8 1। तो इसकी आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, सोडियम की 8। इसी तरह अगर हम पोटेशियम को भी इंक्लूड कर लें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। तो ये सभी एक जगह पे ग्रुप क्यों है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है आपके सेम है। they have similar outer electronic configuration, that's why their properties are repeated after certain regular intervals। तो इसके बाद देखिए, जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन की गई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेस पे, इसे डिजाइन किया था साइंटिस्ट थे नील बोर। तो इसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं या बोर टेबल भी कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोर डेवलप्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और बोर टेबल। तो ये जो टेबल है इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं ग्रुप्स और फैमिलीज, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं पीरियड्स। It contains 18 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods. Each group consists of a number of elements having same electronic configuration of the outermost shell. जो हर एलिमेंट है उसकी जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, उनकी आखिरी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके क्या हैं सेम है। हर पीरियड का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या होता है सेम है। मतलब जो एक पीरियड में एक हॉरिजॉन्टल रो में एलिमेंट है उनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी सेम होंगी। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो दे हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। ईच पीरियड रिप्रेजेंट्स द number of highest principal quantum number, or we can say number of shell in that row. The first period consists of 2 elements, third 8 elements, fourth and fifth 18 elements, while sixth element is of 32 elements. The seventh period is incomplete. तो ये number of elements है हमारे हर पीरियड के अंदर। इसके बाद आइए हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल। इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।